जय हिंद बच्चों। आज हम केमिस्ट्री का दूसरा अध्याय परमाणु की संरचना इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक मॉडल के अनुसार ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है आपको। आपने फर्स्ट चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपने परमाणुओं के बारे में पढ़ा। परमाणु जो कि कणों से मिलकर बनते हैं और वो कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन्हीं की खोज के बारे में, इनका अध्ययन करके इन वैज्ञानिकों ने उसकी खोज की और इसकी संरचना के बारे में, ये कहाँ स्थित रहता है, किस अवस्था में रहता है, ये सारी जानकारी हमको इस पाठ से प्राप्त होगी। तो आइए अब हम परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। परमाणु शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है अनकटेबल यानी अविभाज्य। सन 1808 में जॉन डाल्टन ने पहली बार द्रव पर आधारित परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी के अनुसार परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना गया है, परंतु इस अध्याय में हम परमाणु जो कि छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह धारणा डाल्टन की धारणा से बिल्कुल अलग है। तो आइए सबसे पहले हम सब एटॉमिक पार्टिकल, इनके बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला पार्टिकल है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज में, जो कि जे थॉमसन द्वारा दिया गया है। आइए इसकी संरचना को इस चित्र के द्वारा समझते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज जे थॉमसन ने सन 1897 में की थी। कैथोड किरण नलिका कांच की बनी हुई होती है। इसमें धातु के दो पतले टुकड़े होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। जब इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्टता लागू की जाती है, तो नलिका में कणों की धारा के द्वारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर विद्युत प्रवाह होता है। इसे कैथोड किरण या कैथोड कण कहते हैं। कैथोड से एनोड तक विद्युत धारा के प्रभाव को देखने के लिए एनोड में एक छिद्र अथवा एनोड के पीछे नलिका पर जिंक सल्फाइड का लेप किया जाता है। जब ये किरण एनोड के छिद्र में से गुजरकर जिंक सल्फाइड की परत पर टकराती है, तो वहाँ एक चमकीला चिन्ह बन जाता है। वही चमकीला चिन्ह जो कि हमें ये बताता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित कर रहा है। आइए अब देखते हैं इसके परिणाम। पहला परिणाम, एनोड किरणें कैथोड से प्रारंभ होकर एनोड की ओर गमन करती है। दूसरा, ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती, परंतु इनके व्यवहार को गैसों तथा कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थों की उपस्थिति में देखा जा सकता है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कैथोड किरणों का व्यवहार ऋणात्मक कणों के व्यवहार के समान होता है, जिससे सिद्ध होता है कि किरणों में ऋणावेशित कण होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उपरोक्त परिणामों से निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के मूलभूत कण हैं। इनमें इकाई ऋणावेश यानी 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम होता है और इनका द्रव्यमान 9.109 × 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837 गुना होता है। ये आपने देखी इलेक्ट्रोड की खोज, जिस तरीके से नलिका का उपयोग करके आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया है। आइए अब देखते हैं हम प्रोटॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने विसर्जन नलिका को थोड़ा सा परिवर्तित करके उसमें छिद्रित कैथोड का उपयोग किया गया। जब विसर्जन नलिका में दाब कम करके प्रयोग किया गया, तो एक नई प्रकार की किरणें प्रेषित हुई। ये किरणें कैथोड के छिद्र से गुजर रही थी और इनकी गति कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में थी। ये किरणें
धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई है और ये किरणें एनोड की ओर गमन कर रही थी, इसलिए इन्हें धन किरणें या एनोड किरणें नाम दिया गया। एनोड किरणों की उत्पत्ति एनोड से नहीं होती, इनकी उत्पत्ति एनोड और कैथोड के मध्य रिक्त स्थान से होती है। आइए अब देखते हैं इन किरणों के गुण। पहला गुण, ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा, एनोड किरणों के कणों के लिए E/m का मान ज्ञात किया गया, जो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग प्राप्त हुआ। जैसे हम हाइड्रोजन गैस को यदि लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस का मान सबसे अधिक होता है। तीसरा, प्रोटॉन परमाणु का मूलभूत कण है, इसकी इकाई धनावेश है। 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम और इसका द्रव्यमान 1.67262 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। आइए अब तीसरा कण न्यूट्रॉन, इसके बारे में देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। इन्होंने बेरिलियम पर अल्फा कणों का प्रहार किया, जिससे प्रोटॉन से कुछ भार वाले विद्युत उदासीन कण उत्सर्जित हुए। चैडविक ने इन कणों को न्यूट्रॉन नाम दिया। आइए इनके गुण देखते हैं। न्यूट्रॉन भी परमाणु का मूलभूत कण है, इन पर कोई आवेश नहीं होता। यह कण लगभग प्रोटॉन जितना ही भारी होता है। इसमें द्रव्यमान होता है परंतु आवेश नहीं होता है। तो बच्चों, आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई ये देखा। इनको हम एक साथ इस सारणी में देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आइए देखते हैं। इस चार्ट में हमने पार्टिकल्स के नाम लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका चिन्ह दे रखा है। इलेक्ट्रॉन का E, प्रोटॉन का P, न्यूट्रॉन का N। आवेश दे रखे हैं, द्रव्यमान दे रखा है और सापेक्ष आवेग। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन जिसका चिन्ह E होता है, इसका आवेश कूलम में 1.602176 × 10⁻⁻19। सापेक्ष आवेश इसमें -1 होता है। इसका द्रव्यमान 9.10938 × 10⁻⁻31। इसी तरीके से प्रोटॉन का चिन्ह P होता है। इसका आवेश कूलम में 1.602176 × 10⁻19। सापेक्ष आवेश होता है +1 और इसका द्रव्यमान 1.67216 × 10⁻⁻27। इसी तरीके से न्यूट्रॉन का चिन्ह N, आवेश कूलम, इस पे आवेश नहीं होता तो 0 और इसका सापेक्ष आवेश भी 0 होगा, लेकिन इसका द्रव्यमान 1.674927 × 10⁻⁻27 होता है। तो इस तरीके से आपने बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में देखा। जब वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा तो उनमें ये इंटरेस्ट आया कि अब इनकी संरचना कैसी होगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होगा या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ये कहाँ स्थित होंगे, कैसी संरचना होगी। तो उनमें एक जिज्ञासा जागी कि हम इसके बारे में स्टडी करें। तो कुछ वैज्ञानिकों ने, जैसे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, इन वैज्ञानिकों ने जो आपके पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बारे में अध्ययन किया और हमें इस बारे में बताया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। परमाणु एक दृढ़ गोला है जिसका आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होता है। दूसरा, इसमें धनावेश समान रूप से विपरीत होता है, जबकि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन तरबूजों के बीजों की तरह बीच बीच में गुथे रहते हैं। चौथा, परमाणु में धन और ऋण आवेश की संख्या बराबर होती है। बच्चों, थॉमसन ने जो मॉडल दिया उस मॉडल को उन्होंने तरबूज के साथ कंपेयर किया कि तरबूज में जो रेड कलर का मास होता है उनको उन्होंने प्रोटॉन माना
और जो बीच बीच में काले बीजे होते हैं, सीड्स होते हैं ब्लैक कलर की, उनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन माना। उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही बराबर होते हैं। तो जब दोनों ही बराबर होते हैं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर देते? तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल में कुछ कमियां हैं, आइए देखते हैं उस कमियों को। पहली, धन और ऋण आवेश एक दूसरे को निरावेशित क्यों नहीं कर देते? दूसरी, न्यूट्रॉन की खोज के बाद यह मॉडल असफल सिद्ध हो गया। तो आइए देखते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, यह मॉडल अंस रदरफोर्ड द्वारा निर्मित किया गया। सन 1911 में अपने इलेक्ट्रॉन के प्रयोग द्वारा किया। इस मॉडल ने परमाणु के भीतर धन आवेशित भाग होने की बात बताई है। आइए इस मॉडल को इस चित्र की सहायता से समझते हैं। रदरफोर्ड ने सोने की 100 nm मीन्स नैनोमीटर की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। सोने की पन्नी के चारों ओर फोटोग्राफिक प्लेट लगाई जो प्रतिदीप्त पदार्थ जिंक सल्फाइड से लेपित थी। जब उन्होंने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की तो निम्न परिणाम प्राप्त हुए। आइए देखते हैं इनके परिणाम। पहला, अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए निकल गए। दूसरा, बहुत कम अल्फा कण छोटे कणों से विक्षेपित हुए। तीसरा, बहुत ही थोड़े कण पीछे की ओर लौटे। तो बच्चों, आपने रदरफोर्ड के परिणाम देखे कि किस तरीके से उन्होंने अल्फा कणों की बौछार करके कुछ परिणाम प्राप्त किए। तो आइए अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष देखते हैं रदरफोर्ड के अनुसार। पहला, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। दूसरा, परमाणु के मध्य धनावेशित भाग पाया जाता है। तीसरा, परमाणु का धनावेश एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। रदरफोर्ड ने इसे नाभिक कहा। रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में, जिन्हें कक्षा या ऑर्बिट कहा गया है, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूमते हैं। तो बच्चों, रदरफोर्ड के निष्कर्ष से हमें ये पता चला कि जो प्रोटॉन हैं उनको उन्होंने न्यूक्लियस यानी एक बहुत छोटे भाग में माना। इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है उसको उन्होंने क्या माना? इलेक्ट्रॉन। उसे हम कहते हैं कक्षा या फिर एनर्जी लेवल, वो जिस सर्कुलर पार्ट में घूम रहा है। लेकिन इसके बाद भी इसमें कुछ कमियां हैं। ये कमियां जैसे कि इलेक्ट्रॉन यदि न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है तो वो कौन सी कक्षा में घूम रहा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, वो कितनी देर तक घूमेगा, ये कमियों में हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं रदरफोर्ड की कमियां। पहला पॉइंट, रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अगर ऐसा हो तो इससे परमाणु की स्थायित्वता को नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और अंततः इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। दूसरा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से होता है, यह भी हमें नहीं समझाया गया। आइए अब देखते हैं तीसरा मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल। इस मॉडल को नील बोर ने 1930 में दिया। इस मॉडल के अनुसार इनमें, जैसे कि आपने रदरफोर्ड और थॉमसन में देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इनके बारे में बताया, अब बोहर ने इनकी जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करने के लिए आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित विकिरण क्वांटम संख्या और बोहर ने मैक्स प्लांक के सिद्धांत की अवधारणा का प्रयोग कर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने की कोशिश की। तो आइए देखते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल के अनुसार
परमाणु के केंद्रीय भाग में छोटा धनात्मक आवेश वाला नाभिक होता है तथा उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यह मॉडल सौर मंडल जैसा ही है, अंतर केवल इतना है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रिक बल नाभिक के स्थित धनावेशित प्रोटॉन एवं ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों के बीच के आकर्षण बल से मिलता है, ना कि गुरुत्वाकर्षण से। इस सिद्धांत को समझाने के लिए क्वांटम प्लैंक थ्योरी का भी उपयोग किया गया। तो आइए देखते हैं इस सिद्धांत के बारे में। इसके मुख्य बिंदु: परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमते हैं उसे ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल कहते हैं, जिसे हमने KLMN। तीसरा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जहां उनका कोणीय संवेग h/2π होता है। h यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है। फोर्थ, इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में जाने पर ही ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। तो आइए देखिए बोहर मॉडल द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। आइए हम देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल। आइए इसको इस चित्र से समझते हैं। बोहर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या: हाइड्रोजन परमाणु अपने नाभिक की सबसे पास वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होने पर सबसे अधिक स्थायी रहता है। अर्थात हाइड्रोजन में जब इलेक्ट्रॉन मुख्य क्वांटम संख्या n=1 में उपस्थित रहता है तो हाइड्रोजन परमाणु स्थायी रहता है। जब इलेक्ट्रॉन वातावरण से ऊर्जा प्राप्त कर लेता है तो इस ऊर्जा के कारण यह उच्च कक्षा में पहुंच जाता है, अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या n=2, 3, 4 आदि कक्षा में पहुंच जाता है। उच्च कक्षाओं में पहुंचने पर परमाणु अस्थायी रहता है। अपने स्थायित्वता को पाने के लिए परमाणु उच्च कक्षा से वापस निम्न कक्षा की ओर आता है, निम्नतम कक्षा की ओर आता है। तो उस समय क्या होगा, जब वो ऊपर से हाई लेवल से, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर आ रहा है तो उसमें से एनर्जी क्या होगी, रिलीज्ड होगी। और जब एनर्जी रिलीज्ड होगी तो वो अपने जो लोवेस्ट न्यूक्लियस के पास वाला जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है उसके पास आता है, जिसमें आने पर वो क्या हो जाएगा, स्थायी। इलेक्ट्रॉन द्वारा त्यागी गई ऊर्जा जिसे हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देती है, अर्थात रंग की लाइनें के रूप में हमें दिखाई देगी। बार्मर ने 1885 में इसके बारे में विस्तार से बताया। इनके अनुसार माना इलेक्ट्रॉन n1 कक्षा से n2 कक्षा में पहले संक्रमित होते हैं, पुनः वापस n2 से n1 कक्षा में लौट आता है। इस दौरान स्पेक्ट्रम बनता है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि इसमें जब हाइड्रोजन का उदाहरण आपने देखा कि जब हाइड्रोजन में जो नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन उपस्थित था उसने ऊर्जा ग्रहण करके अन्य ऊर्जा में जाने गया तो उस समय उसने ऊर्जा को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। अब उस कंडीशन में वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। अब उसे स्टेबल होना है, तो स्टेबल होना है तो जब वो हाई लेवल से लो लेवल पे वापस आएगा, न्यूक्लियस के पास आएगा, उस समय वो ऊर्जा को क्या करेगा, रिलीज करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो जब वो हाई लेवल से लो लेवल में आएगा, जब ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो उस समय हमें उसी समय वो रंगीन स्पेक्ट्रम के रूप में हमें दिखाई देगा, जो कि लाइनों द्वारा प्रदर्शित होता है। आइए इसको देखते हैं। माना n1 कक्षा की ऊर्जा E1 है
और N2 कक्षा की ऊर्जा EN2 है, तथा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का फोटोन जिसे हम hν कहते हैं विकिरण उत्सर्जित करता है। तो EN2 माइनस EN1 बराबर hν। hν क्या है? फोटोन। बोहर के अनुसार बोर श्रेणी की सभी रेखाओं की तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ का मान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यह सूत्र है 1/λ बराबर r, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इस सूत्र में r राइडबर्ग कांस्टेंट है जिसका मान निश्चित होता है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। बामर श्रेणी की कई श्रेणियां दृश्य यानी विजिबल भाग में होती हैं। अदृश्य यानी नॉन विजिबल में भी श्रेणियां प्राप्त होती है जिन्हें लाइमन यानी पराबैंगनी किरणें कहते हैं। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके हाई लेवल पे जाता है, फिर एनर्जी को लॉस करके लो लेवल यानी न्यूक्लियस के पास आते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जब वो हाई से लो की तरफ आता है तो उस समय वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को शो करता है, यानी वो कलर्ड स्पेक्ट्रम में हमको दिखाई देता है जिसमें कलरफुल विबग्योर्स कलर दिखाई देते हैं। तो उस कलर की सहायता से हमें अलग अलग श्रेणियाँ प्राप्त होती हैं। ये श्रेणियाँ लाइमन, बार्मर, फन, ब्रैकेट्स इस तरह की है पाशियन, जिसमें से बार्मर श्रेणी की कई श्रेणियाँ दृश्य भाग में होती है। अदृश्य में भी श्रेणियाँ प्राप्त होती है जिन्हें लाइमन सीरीज, जिसे अल्ट्रावायलेट रीजन में प्राप्त किया जाता है पराबैंगनी भाग में। तो आइए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम इस चित्र से समझते हैं। इनमें ये जो श्रेणियाँ दी हुई है और इस चित्र के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए, चित्र के अनुसार पहला लाइमन सीरीज, यदि इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं जैसे n बराबर 2, 3, 4 आदि से निम्न कक्षा n बराबर 1 में होता है तो इसे प्राप्त स्पेक्ट्रम को लाइमन सीरीज कहते हैं। यह श्रेणी अल्ट्रावायलेट रीजन यानी पराबैंगनी भाग में प्राप्त होता है। इस श्रेणी में n1 बराबर 1 तथा n2 बराबर 2, 3, 4, अतः इसका सूत्र निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है 1/λ इक्वल्स टू r, n के स्थान पे हमने 1 लिख दिया है, यानी 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब दूसरी श्रेणी देखते हैं, बार्मर श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 3, 4, 5 आदि से निम्न कक्षा अर्थात n बराबर 2 में होता है, यह दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। अतः इसका सूत्र निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है 1/λ बराबर r। इसमें भी हमने n1 के स्थान पे 2 स्क्वायर रखा है क्योंकि ये नीचे की तरफ 2 लेवल पर आ रही है, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तीसरी देखते हैं पाशियन, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा जैसे 4, 5, 6 से निम्न कक्षा n बराबर 3 में लौटता है तो इसका सूत्र 1/λ बराबर r। यहाँ भी हमने n1 के स्थान पे 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। चौथी ब्रैकेट्स श्रेणी, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा n बराबर 5, 6, 7 से निम्न कक्षा n बराबर 4 में होती है तो यह सूत्र प्राप्त होता है 1/λ बराबर r 1/4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर हमने किसके स्थान पे लिया है? n1 के स्थान पे, माइनस 1/n2 स्क्वायर, जो कि हमको IR रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होता है। लास्ट फन सीरीज, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं n बराबर 6, 7, 8 से निम्न कक्षा n बराबर 5 में होता है तो 1/λ बराबर r 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये भी इंफ्रारेड रीजन में आता है। तो इस तरीके से आपने
बोहर द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या देखी। आइए अब देखते हैं बोहर मॉडल की कमियां। पहला, यह मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए ही सत्य है। दूसरा, स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं की जा सकती। तीसरा, यह सिद्धांत परमाणुओं के सहयोग से बनने वाले अणुओं की आकृति को भी समझाने में असफल रहा। चौथा, बोहर का सिद्धांत उन परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से अधिक है। आइए अब देखते हैं परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को ज्ञात करना। अब इसको इस उदाहरण से हम समझते हैं। परिभाषा के अनुसार परमाणु क्रमांक, जिसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं, बराबर प्रोटॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या की परिभाषा यदि हम देखते हैं तो इसे हम A से व्यक्त करते हैं, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, यानी परमाणु क्रमांक। प्रोटॉन की संख्या जो किसके बराबर है? परमाणु क्रमांक के बराबर है, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इसको हम उदाहरण से देखते हैं। एल्यूमिनियम की द्रव्यमान संख्या 27 और परमाणु क्रमांक 13 है। अब इनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या से हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होती है? परमाणु क्रमांक, यानी प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई? 13। अब प्रोटॉन की संख्या बराबर हमने यहाँ पे देखा इसकी परिभाषा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जब प्रोटॉन की संख्या हो गई तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, वो भी क्या हो जाएगी? 13। अब हमें इसमें क्या निकालना है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको जो द्रव्यमान दे रखा है उसको परमाणु क्रमांक से हमें सब्सट्रैक्ट करना है, जिससे हमें द्रव्यमान 27 है और परमाणु क्रमांक 13, तो हमें क्या मिल गई? 14। तो यहाँ पर हमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी मिली? 14। तो इस प्रकार से यदि हमारे पास द्रव्यमान की संख्या और परमाणु की संख्या दे रखी है तो उसकी सहायता से हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन 14 है। तो बच्चों, आज आपने इस पाठ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना किस प्रकार की जाती है, द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक की सहायता से आपने देखा। उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ स्थित रहेंगे, इनकी संरचना कैसी रहेगी, इनकी स्थायित्व के बारे में हमने थॉमसन एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की सहायता से समझा। और इसी के साथ बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी की, जिसमें आपको स्पेक्ट्रम यानी अलग अलग तरह की सीरीज़ प्राप्त हो रही है, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न स्तर पर आ रहा है तो वो किस सीरीज़ में विजिबल है। ठीक है, तो इस पाठ से संबंधित आज मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ, इन प्रश्नों को हल कीजिए। दिए गए परमाणु द्रव्यमान A और परमाणु संख्या Z वाले परमाणु का पूर्ण प्रतीक लिखिए। दूसरा प्रश्न, जब हाइड्रोजन परमाणु के n बराबर 4 ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है तो किस तरंग दैर्घ्य का प्रकाशित उत्सर्जित होगा? तीसरा, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर के परमाणु मॉडल में अंतर लिखिए। चौथा, हीलियम स्पेक्ट्रम के n बराबर 4 से n बराबर 2 बार्मर संक्रमण से प्राप्त तरंग दैर्घ्य के बराबर वाला संक्रमण हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा? थैंक यू।